Hello students, today we are going to learn learn a poem from class 9. We are going to go for Hindi explanation and the literary devices of the poem from class 9, The Lake Isle of Innisfree. हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस पोएट ने यूज किए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोएट के बारे में थोड़ा सा। तो पोएट जो हैं इस पोएम के विलियम बटलर येट्स, ये आयरलैंड के पोएट हैं, यानी ये एक आयरिश पोएट हैं और ये इनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लिटरेचर के लिए। इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में वो अपने पीस ऑफ माइंड को रिटेन करने की बात करते हैं कि वो अपना पीस ऑफ माइंड कैसे रिटेन करेंगे। तो इसके लिए वो सोचते हैं कि इनिसफ्री एक जगह है जहां पे उन्होंने अपना बचपन का काफी समय गुजारा है, तो वो वहीं इनिसफ्री में जाना चाहते हैं और अपने पीस ऑफ माइंड को वापस रिगेन करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। वो कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, कि मैं अब जगूंगा और जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? गो टू इनिसफ्री, मैं इनिसफ्री चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, और वहां क्या बनाऊंगा? एक छोटा कैबिन बनाऊंगा, यानी यहाँ छोटा कैबिन का मतलब है एक छोटा सा घर बनाऊंगा। और किसका बना होगा? वो मिट्टी का बना होगा। और वॉटल्स जो होती हैं, छोटी छोटी ट्विस्टेड स्टिक्स होती हैं, कर्व्ड स्टिक्स होती हैं, उसको वॉटल्स कहते हैं। तो उसका वो बनाएंगे एक झोपड़ी सा। और 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, और साथ में वो क्या प्लांट करेंगे? 9 बीन, जो वेजिटेबल आप खाते हैं, तो वो वेजिटेबल के 9 रोज प्लांट करेंगे। 9 ऐसी क्यारियां बनाएंगे वो, किसके? बीन्स के। साथ में एक छत्ता जो है, हाइव मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो जो मधुमक्खियों का एक छत्ता है वो भी वहां पे लगाएंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां पे वो अकेले रहेंगे। इन्वायरमेंट कैसा होगा? देखिए पहले तो ओपन एरिया होगा, ग्लेड होगा तो ओपन एरिया होगा, और वो कैसा होगा? बी लाउड होगा, यानी बी का जो साउंड होगा वो काफी ज्यादा वहां पे आ रहा होगा। तो ये तो भाई आपका, आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली उन्होंने जो बताया वो उनको सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके बारे में वो फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में वो क्या कहते हैं? एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहां पे मुझे कुछ पीस मिलेगा, मुझे कुछ शांति वहां पे मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, अब वो क्या कहते हैं, क्योंकि पीस जो है ना वो धीरे धीरे आता है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि देखिए पीस ऑफ माइंड जो स्टेट है वो कभी ऑल ऑफ अ सडन नहीं अटेन किया जाता, धीरे धीरे ही कोई उसको अटेन करता है। अब ये कैसे अटेन करेंगे? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, मतलब वहां जब ये जाएंगे इनिस्ट्री में तो सुबह जो होगी वो कैसे होगी? घूंघट के साथ सुबह होगी। इट विल बी विथ वेल्स, वेल्स का मतलब होता है घूंघट। अब देखिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज किया है पोएट ने, एक्चुअली वेल्स यूज किया है। दो दो पोएटिक डिवाइस इस जगह यूज हुए हैं। एक तो पर्सोनिफाई कर दिया है कि जैसे मॉर्निंग कोई औरत हो उस तरह से एक पर्सन की तरह दिखा दिया है घूंघट देके। साथ में दूसरा चीज आप देखिए कंपेयर कर दिया है वेल्स, अगर आप देखें तो कुहासे को लेके उन्होंने कहा है कि वहां जो सुबह होगी ना कुहासे से भरी होगी, तो वो घूंघट एक तरह से उन्होंने कहा है कुहासे को, किसकी? सुबह का घूंघट। तो सुबह जो घूंघट ओढ़े हुए होगी, जहां पे क्रिकेट गा रहे होंगे, यानी झिंगुर जो होंगे वो गा रहे होंगे। देयर मिडनाइट इज ऑल अ ग्लिमर, वहां जो मध्य रात्रि है वो कैसा होगा? एक ग्लिमर होगा, हल्की रोशनी के साथ होगा। और नून का टाइम जो होगा, दोपहर का टाइम जो होगा भाई, वो पर्पल ग्लो वाला होगा, पर्पल कलर की शाइनिंग के साथ में दोपहर का समय होगा।
और इवनिंग जो होगा, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, शाम के टाइम में उनको काफी सारे लिनेट बर्ड्स, लिनेट छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो कि उड़ते हुए इनको काफी सारे दिखाई देंगे। लिनेट्स विंग्स का तो वैसे मतलब होता है क्या, पंख, तो लिनेट के काफी सारे पंख इनको दिखाई देंगे आसमान में शाम के समय में, यानी वो कहना चाहते हैं कि उनको काफी सारे लिनेट बर्ड्स वहां पे उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो सेकंड स्टेंजा में आप देखते हैं वो वहां का इन्वायरमेंट डिटेल में बता रहे होते हैं कि कैसा होगा, और थर्ड स्टेंजा में भी वही बताते हैं कि किस तरह से वो नेचर के करीब रह के पीस ऑफ माइंड को अटेन करेंगे। देखिए थर्ड स्टेंजा में फिर वो रिपीट करते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूंगा, जगूंगा और चला जाऊंगा, और फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, रात और दिन हमेशा के लिए चला जाऊंगा। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, और मैं क्या वहां पे सुनूंगा भाई, लेक का जो, झील का जो पानी है ना, वो लैपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा वहां पे। लैपिंग का साउंड तब कहते हैं जैसे जब किनारे से झील या तालाब में अगर आप शाम के समय खास करके बैठे हैं, जब शांति थोड़ी सी होती है, तो आपको जो लहरें टकराती है ना किनारे से, शोर का मतलब होता है किनारा, तो लहरें जब किनारे से टकराती हैं ना, तो उससे लो साउंड प्रोड्यूस होता है, हल्की साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जाहिर है कि लेक में या फिर आपका जो पॉन्ड है उसमें बड़ी बड़ी वेव्स तो नहीं होती, रिपल्स होती हैं, छोटी छोटी लहरें होती हैं, इसीलिए उसका जो साउंड होता है लो साउंड होता है, जिसको लैपिंग साउंड कहते हैं। तो यही वो कहते हैं कि उनको वहां पे पानी के किनारे से टकराने की जो आवाज सुनाई देगी झील के अंदर से, वो लैपिंग साउंड ये सुनेंगे। और कब सुनेंगे, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, जब वो कहाँ पे खड़े होंगे, रोड पे खड़े होंगे या फिर गलियारे में खड़े होंगे, पेवमेंट का मतलब होता है गलियारा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और वो कैसे सुनेंगे उसको, अपने दिल की गहराई से सुनेंगे। जाहिर है वो एक ऐसी स्टेट की बात कर रहे हैं जब वो मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, जब वो एकदम ध्यान की अवस्था में होके वहां नेचर के इन साउंड्स को सुनेंगे और वो पीस ऑफ माइंड को अपना अटेन करेंगे। तो ये तो हो गया पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। आगे अब हम देखते हैं कि जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोएम में विलियम के द्वारा, वो कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन in order to get notified about all such future uploads from us. So let's go ahead and see how many literary devices have been used by the poet in this poem and where they have been used. तो सबसे पहली जो पोएटिक डिवाइस यूज की है ना, वो है आपका एलिट्रेशन, जो हम देख रहे हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन होता है जब कोई लाइन में आप देखें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन हो तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन का यूज कहाँ किया है, एलिट्रेशन का यूज आप देखिए कि हाई फॉर हनी बी जो इन्होंने यूज किया है, ह का साउंड है और हनी बी में भी ह, तो ये ह साउंड का रिपीटिशन है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। दूसरी जगह अब लास्ट स्टेंजा में आ जाइए, लेप, लेक, लैपिंग, लो, ल साउंड का रिपीटिशन है। फिर उसी तरह लास्ट लाइन में अगर आप आइए ह साउंड का, हियर, हार्ट, तो ह साउंड का रिपीटिशन है हियर में, हार्ट में। तो ये तो बात हो गई एलिट्रेशन की। दूसरा जो पोएटिक डिवाइस उन्होंने यूज किया है वो है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन यूज, रिपीटिशन होता क्या है पहले वो जानते हैं। रिपीटिशन का मतलब जैसे आप देख रहे हैं वैसे नॉर्मली जानते हैं कि रिपीटिशन मतलब रिपीट किया जाना। तो क्या रिपीट होता है कि अगर सेम वर्ड या सेम फ्रेज का बार बार यूज हो तो उसको कहते हैं रिपीटिशन। देखिए जैसे आप देखिए यहाँ पे एक फ्रेज का रिपीटेडली यूज हुआ है जो कि आप देखिए आई विल अराइज एंड गो नाउ
ये दिया हुआ है फर्स्ट लाइन का जो शुरुआत किया इस फ्रेज के साथ उन्होंने शुरू किया, इस क्लॉज के साथ में आई विल अराइज एंड गो नाउ, और यहाँ पे भी आप देखिए आई विल अराइज एंड गो नाउ, इस क्लॉज को 2 बार उन्होंने यूज किया है, रिपीट किया है, तो ये आपका रिपीटिशन है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए थर्ड है पर्सनिफिकेशन जो यूज हुआ है। पर्सनिफिकेशन कहाँ यूज हुआ है? पर्सनिफिकेशन पहले होता क्या है वो समझते हैं। पर्सनिफिकेशन आई थिंक मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी बताया कि पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है, पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सनिफाई कर देना किसी ऐसी चीज को जो कि ह्यूमन नहीं है और उसको ह्यूमन वाली क्वालिटीज अगर दे दिए पोएट ने तो उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग कोई औरत तो नहीं है, कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन मॉर्निंग को उन्होंने ऐसा कहा है जैसे मॉर्निंग कोई वुमेन हो, कोई पर्सन हो जो कि उसको घूंघट रहे, तो इसीलिए इसको आप पर्सनिफिकेशन कहेंगे। अब ये तो पर्सनिफिकेशन की बात हो गई। अब उसके बाद आप देखिए एसोनेंस, नेक्स्ट जो यूज हुआ है वो है आपका एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है भाई? एसोनेंस होता है जैसे आपने एलिट्रेशन देखा ना, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड था ना एलिट्रेशन, उसी तरह रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स अगर होता है ना उसको एसोनेंस कहते हैं। तो एसोनेंस कहाँ कहाँ यूज किया है वो आप देखेंगे कि गो नाउ, जैसे ओ ओ, इसमें आप देखिए गो, गो टू, तो ओ ओ साउंड का रिपीटिशन इसमें। उसके बाद आप देखिए इसके अलावा कहीं पे और रिपीटिशन, ओके हियर नो, ये तो ए और ए साउंड है, लेक और ला, तो नहीं रख सकते इसको। उसके अलावा और कहीं नहीं, यहाँ पे फिर है गो फॉर ऑलवेज, नहीं नहीं है। सो दैट्स ऑल, इसके अलावा कहीं पे नहीं है, एसोनेंस यूज नहीं किया उन्होंने। उसके बाद फिर देखते हैं मेटाफर है अगला पोएटिक डिवाइस हमारे लिस्ट में। मेटाफर जो होता है वो ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जब कोई पोएट दो चीजों को कंपेयर करे और उसमें एज या लाइक का यूज नहीं करे तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पे मेटाफर कहाँ है भाई? देखिए मेटाफर है, आप देखिए जो वेव्स है ना, बेसिकली घूंघट है ना, घूंघट यहाँ पे है तो नहीं, हकीकत में तो घूंघट नहीं है मॉर्निंग को, ये उन्होंने कंपेयर किया है मिस्ट को, कुहासे को वेल्स यानी घूंघट से कंपेयर किया है, तो इसीलिए वो क्या कह सकते हैं, इसको आप मेटाफर कह सकते हैं। अब उसके बाद अगली पोएटिक डिवाइस जो इन्होंने यूज की है वो है आपका ओनोमेटोपिया। थोड़ा बड़ा है, ध्यान से लिख देता हूं मैं ताकि कहीं मैं स्पेलिंग में मिसप्रिंट नहीं कर दूं। हाँ तो भाई आ गया ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो है ये आपका नेचर के साउंड को जब यूज किया जाता है पोएम में तो उसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। अब नेचर का साउंड कहाँ पे यूज हुआ? यहाँ पे तो यूज नहीं किया, बिलाउड ग्लेड का लिखा है, हमिंग तो नहीं यूज किया, तो यहाँ पे तो नहीं है। लेकिन लैपिंग जो यूज किया है ना, ये देखिए लैपिंग का जो यूज किया है ना, वाटर लैपिंग, तो लैपिंग साउंड है नेचर का, तो इसीलिए लैपिंग आपका ओनोमेटोपिया के अंदर आएगा। अब उसके बाद लास्ट जो चीज हमारे लिस्ट में है, लास्ट पोएटिक डिवाइस, वो है आपका एनाफोरा। एनाफोरा है। अब एनाफोरा कहाँ पे यूज किया गया? एनाफोरा होता क्या है पहले? एनाफोरा भाई तब होता है जब सेम वर्ड का अगर आप देखें यूज किया जाए किसी फ्रेज में, क्लॉज में या सेंटेंसेस में, सेम वर्ड का शुरुआत किया जाए तो उसको आप कहते हैं एनाफोरा। तो अब देखिए इसमें आप देखिए आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो इसमें भी आई से शुरू किया उन्होंने इसको, फिर उसमें देखिए इधर आई विल अराइज, फिर आई, यहाँ पे भी आई हियर इट, तो ये आई से शुरू होने वाले ये सब जो हैं, तो देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज एनाफोरा। फिर उसके अलावा भी और है कहीं पे एनाफोरा, देख लेते हैं। किसी फ्रेज और क्लॉज या सेंटेंस का बिगिनिंग अगर आप देखें आई विल, तो दैट इज एनाफोरा। बस यही एनाफोरा है इसमें यूज किया, उसके अलावा तो एनाफोरा नहीं है कहीं। तो अब अगर आप देखें पोएटिक डिवाइस आपको समझा दिया है, आई होप आप सारे पोएटिक डिवाइसेस भी समझ गए होंगे।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग। एंड हाँ, फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाहूँगा कि सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट इवनिंग टू यू।